गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम अपनी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश क्लासेस चल रही है आर्या स्कूल हमीरवास, मैं फिरोज खान। आज हम अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हुए वॉइस, जो नया टॉपिक हमने शुरू किया था उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस व रूल्स देखेंगे। जो हमने स्टार्टअप में देखा था वो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेस, यानी जिस प्रकार से इसमें परिवर्तन होने हैं, जो जो इसके रूल्स हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस लेकर चलते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले क्या है? पहला नंबर है, किसका है? पहले नंबर पे हमारे जो सेंटेंस चलेंगे वो क्या चलेंगे? असर्टिव सेंटेंस चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस यानी कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस में हमारे नेगेटिव और अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य होते हैं। ठीक है, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस होते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स, पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम या रूल्स। क्या क्या रूल्स हैं? देखिए, सबसे पहला कार्य क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? एक्टिव वॉइस में, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बना देंगे। सबसे पहला कार्य क्या हुआ? सबसे पहला चेंज क्या हुआ? सबसे पहला चेंज हुआ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट जो आया है वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी विशेष बात क्या है? दूसरी विशेष बात यह है टेंस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। टेंस अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी जो भी टेंस है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ठीक है, टेंस सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हुआ? मेन वर्ब। पैसिव बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कौन सी फॉर्म का यूज होगा भाई? थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कौन सी का? पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब, जो एक्टिव सेंटेंस की मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब को हम पैसिव में थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। चाहे वो एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म में हो, पैसिव बनाएंगे तो उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। आपको क्या ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है ना? अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं
पैसिव वॉइस में मैन वर्ब के बाद बाय लगाएंगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है ना? क्या बताया? हमें 5 टॉपिक बताए, 5 विशेष बातें बताई हैं इसमें। वो 5 विशेष बातें क्या है वो एक बार हम दोबारा इसको रीड आउट कर लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनको चेंज करने के लिए कुछ विशेष बातें बताइए कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाते हैं रूल। तो उसको रूल्स क्या है? पहला, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट बना देंगे। मतलब एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? वेरी गुड, पैसिव में उसका सब्जेक्ट बना देंगे। उसके तुरंत बाद हम क्या देखेंगे कि एक्टिव वॉइस का टेंस कौन सा है, उस टेंस के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी जो हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होना है वो हेल्पिंग वर्ब का चेंज करके लिख देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय मैन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है ना? एक्टिव वॉइस में चाहे वो सेकंड हो, फर्स्ट हो, कौन सी भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस में वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मैन वर्ब में पैसिव वॉइस में मैन वर्ब के बाद बाय लगाएंगे। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उससे तुरंत पहले क्या लगता है? बाय लगता है। ठीक है? पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बाय के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये था अपने 5 रूल्स। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको पूरे को समझेंगे। ठीक है? एग्जांपल लिखा हमने। एग्जांपल क्या लिखा देखो, अरमान सर टीचेज अस इंग्लिश। ठीक है? फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा? अरमान सर टीचेज अस इंग्लिश। एक्टिव वॉइस है कि अरमान सर हमें क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है? तो इसको हम पैसिव बनाएंगे। पैसिव कैसे बनाएंगे? देखिए, पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? चेंज करते समय हमने क्या बताया था? सबसे पहली लाइन देखेंगे, एक्टिव वॉइस के सब सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट तो ये भी है, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस लिखा है आपके सामने, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, केवल हमें ये देखना है। ठीक है? इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट सिंपल है तो आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इंग्लिश इज टीचेज, थर्ड फॉर्म, टॉट एस बाय लगाया ना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दूसरा आया था वो ऑब्जेक्ट लगा दिया और बाय का प्रयोग कर दिया। ठीक है? फिर बाय के तुरंत बाद क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आगे ले जाकर किसमें? ऑब्जेक्ट में लिख देंगे। क्या लिखा? इंग्लिश इज टॉट अस बाय अरमान सर। ऊपर वाला है अरमान सर टीचेज अस इंग्लिश। ये अरमान सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं और इंग्लिश हमें अरमान सर द्वारा पढ़ाई जाती है। इज दैट क्लियर? एम आई राइट? वेरी गुड। आगे देखते हैं। इसमें एक छोटा सा नोट डाल के लिखोगे आप ताकि आप ध्यान रख सकें। नोट क्या है? नोट ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा मैन वर्ब के तुरंत बाद आता है।
कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, अभी तक सामने नहीं आया है, यानी कोई अपवाद हो सकता है लेकिन अभी तक सामने नहीं आया है कि ऐसा कोई अपवाद होता है कि ऑब्जेक्ट है वो मैन वर्ब के तुरंत बाद न हो। बाकी ऑब्जेक्ट जब भी आएगा वो मैन वर्ब के तुरंत बाद यानी मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आएगा। इसका कोई अपवाद अभी तक सामने नहीं आया है, हो भी सकता है क्योंकि रोज रोज नए नए रूल्स चेंज होते रहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश से जब से लिखना और पढ़ना सीखे हैं तब से कोई ना कोई नया एक रूल निकल के ही आ जाता है। तो ये न समझे कि सर ने हमें बस बिल्कुल ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये 100% सच है। कोई एक आध मतलब रेयर कंडीशन है, नहीं हो सकता लेकिन हो भी सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसके हर टॉपिक में एक एक्सप्रेशन जरूर मिल जाता है, यानी एक अपवाद जरूर मिल जाता है। तो कोई अपवाद स्वरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ये नोट है, ये इतनी बात कंफर्म है, ऑब्जेक्ट के तुरंत मैन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। कोई रेयर कंडीशन में कहीं नहीं आता है, वो अलग बात। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम साथ में देखेंगे जो हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए। जैसे हमने टेंस रिलेटेड चेंज कर दिया, ठीक है, इसमें हमने प्रोनाउन संबंधित कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन आगे आगे प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन भी हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। टाइम संबंधित चेंजेस भी हमें देखने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन आया है तो उस प्रोनाउन को हम बदल कैसे सकते हैं या उसका परिवर्तन करने का क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। प्रोनाउन यानी सर्वनाम संबंधित परिवर्तन। सर्वनाम संबंधित परिवर्तन क्या होते हैं? सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले सिंगुलर सर्वनाम देखेंगे, ही यानी वह, सी वह लड़की, इट यानी कोई नपुंसकलिंग या फिर निर्जीव वस्तु या जानवर, ठीक है। उसके बाद यू, दे, वी, आई, ठीक है। ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउंस है। कितने हैं? 7 हैं। ये क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। मतलब इसको चेंज करने का क्या नियम होगा? ये इस साइड में परिवर्तित हो जाएगा और ये इस साइड में परिवर्तित, यानी ही का जो ऑब्जेक्टिव रूप है वो सब्जेक्टिव रूप ही रहेगा, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस में अगर ये दिया गया है, क्या दिया गया है? एक्टिव वॉइस में ही दिया गया है, सी, इट, यू, दे, वी, तो पैसिव में हम ये चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर पैसिव में ये जो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी वो दिए गए हैं, तो एक्टिव का जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो दिया गया है उसको हम सब्जेक्टिव टाइप में लिख देंगे। रूल्स इज रूल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ही का क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्टिव हिम, सी का हर, इट का इट, यू का यू, दे का देम, वी का एस, आई का मी, ठीक है। इस प्रकार से इसका चेंजेस करना है। अगर सब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में ही आया है तो वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में सी आया है तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इट आया तो इट ही रहेगा, यू आया है तो यू ही रहेगा। अगर दे सब्जेक्ट आया एक्टिव वॉइस में तो वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में देम होकर लिखा जाएगा। अगर वी सब्जेक्ट आया तो एस लिखा जाएगा, आई सब्जेक्ट आया तो मी लिखा जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। दिस लेटर यू देखिए, आई राइट्स
आई राइट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, देखो ए लेटर सबसे पहले लिख देंगे, ए लेटर इज रिटन बाय, आई आया क्या है, सब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मी, आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे लिखा हो दे प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्टिव है उसको ऑब्जेक्टिव बना देना है, और जो ऑब्जेक्टिव आया हो उसे सब्जेक्टिव बना देना है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। ये तो हमने देख लिए प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। इसके बाद हमारे जो परिवर्तन होंगे वो होंगे टेंस रिलेटेड चेंज होंगे। क्या होंगे? टेंस रिलेटेड। टेंस मतलब टेंस से संबंधित परिवर्तन। क्या टेंस हमने जो अभी पीछे लास्ट टॉपिक अपना कौन सा था, टेंस का ही था, तो इसमें हम देख लेंगे टेंस रिलेटेड चेंजेस, टेंस से संबंधित परिवर्तन। अब टेंस से संबंधित परिवर्तन देखेंगे तो वो ही टेंस में देखेंगे क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, और वो भी कौन सा, प्रेजेंट, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, सिंपल या इनडेफिनेट टेंस आता है, और वो किसमें, प्रेजेंट में आता है। और मैंने कहा था असर्टिव सेंटेंस कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में दो फॉर्मेट देखेंगे, किसमें, एक्टिव वॉइस में। पहला देखेंगे सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म या एमबी की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, आ गया। यहां देखेंगे पैसिव वॉइस में इसका परिवर्तन, ठीक है। क्या है, प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया गया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अलग अलग दो स्ट्रक्चर हैं। दोनों स्ट्रक्चर का माध्यम देखेंगे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चल के क्या बनेगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। रूप तो सब्जेक्ट होगा लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद इनके अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट सिंपल दिया गया है टेंस में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आई है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे चेंज करेंगे, इज एम आर। किसमें चेंज करेंगे भाई, इज एम आर में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से क्या आएगा, एक वर्ड आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने पहले भी आपको टेंस के माध्यम से बताया था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन होंगे तो इज का प्रयोग होगा, एक्सप्रेशन आई होगा तो उसके साथ एम लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके साथ आर का प्रयोग होगा। तो क्या आया, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इज एम आर हो गया। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया बाय, और प्लस यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट था वो आगे जाके यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है वो पैसिव के ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट चला जाएगा। एक एग्जांपल इसी के नीचे देख लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है ना। राम रीड्स बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यही पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा दें, ठीक है। तो बुक, बुक क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है।
सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम क्या यूज कर देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। बुक इज, क्या हो गया, बुक इज। रीड जो हमारी फॉर्म है उसको हम ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसी होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म का जब यूज करते हैं तो इसे रीड न बोल के रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड। क्या बोलते हैं, रेड। बुक इज रेड बाय राम। यानी देखिए ये सब्जेक्ट था यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में आया, ये सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में आया। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल और बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दे ईट फूड, वे भोजन करते हैं या वे भोजन खाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको किस में लिखेंगे, पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फूड, FOOD, फूड। सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, हाँ शाबाश सिंगुलर है। तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, इज करेंगे। उसके बाद चलेंगे ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म हो गई इटन, फूड इज इटन। और अब बाय लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद, सॉरी मैन वर्ब के बाद बाय लगा दिया, और फिर जो ये यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको आगे ले जाएंगे, किसके रूप में लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव रूप में लिख देंगे। देम क्या है, फूड इज इटन बाय देम। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना, शाबाश। अब देखेंगे ये तो हो गया अपना कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस था। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में हमें थोड़ा सा चेंजेस समझ में आता है। सेंटेंस नेगेटिव जब लिखते हैं तो मैंने आपको पीछे एक आपको नोट डलवाया था। नोट क्या डलवाया था, नो नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल विदाउट नोट, कि कोई सॉरी विदाउट हेल्पिंग वर्ब, कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबल यानी संभव नहीं होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। प्रेजेंट सिंपल में हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, तभी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो जल्दी से फटाफट आप मेरे को ये बताइए कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जल्दी बताइए, ज्यादा टाइम नहीं है, 5 सेकेंड ओनली, 5 सेकेंड काउंट डाउन। हाँ जी, क्या होगा, डू और डज होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर इसमें से डज। उसके बाद क्या आना है, थर्ड पोजीशन पे नोट आना है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गया अभी स्ट्रक्चर कौन सा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब इसका पैसिव में क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। पैसिव में देखो उल्टा ले सकते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे, इसी क्रम से देखेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आए। इसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आए है डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू डज आया हो या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई हो, मतलब प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस हो या प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही क्या लगेगी, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। मतलब प्रेजेंट सिंपल होगा तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। किसकी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे तीसरी पोजीशन पे हमेशा नोट यूज होता है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर जो यहां पे सब्जेक्ट था वो यहां पे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव रूप आएगा लेकिन होगा यहां का सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया कुछ? चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सोहन डज नोट प्ले फुटबॉल।
सोहन क्या नहीं खेलता है? सोहन फुटबॉल नहीं खेलता है। ना खेलो, अपने को क्या है। लेकिन हमें इस सेंटेंस से मतलब है, एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करना है। एक्टिव सेंटेंस को किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को इस पैसिव में हमने क्या रख दिया था, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया। तो यही करेंगे सबसे पहले, फुटबॉल। ठीक है, अब बताओ वही फुटबॉल के बाद हमने इज एम आर का प्रयोग करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे फुटबॉल के साथ? सिंगुलर नाउन है भैया, इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेरी गुड, थर्ड पोजीशन पे नोट ऐसा कैसा आना ही है। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी। ठीक है, प्लेड के बाद बाय लगा देंगे, लगा दिया। उसके बाद जो सब्जेक्ट था वो यहां पे आ जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को इतना? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं। दे डू नॉट राइट ए लेटर। वे एक पत्र नहीं लिखते हैं, वे एक पत्र नहीं लिखते हैं, पत्र लिखने का काम ही नहीं है उनका। तो हम क्या लिखेंगे? आप ए नहीं लिखेंगे, दे डू नॉट राइट लेटर, वे पत्र नहीं लिखते, ए कुछ हटा देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेटर इज नोट रिटन बाय देम। क्या लिखा? लेटर इज नोट रिटन बाय देम, उनके द्वारा पत्र नहीं लिखा गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जितना आज हमने कर लिया है मेरे ख्याल से काफी होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल IELTS स्कूल हमीरवास से। अगर कुछ भी अच्छा पढ़ाया गया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। गुड बाय ऑल ऑफ यू।